वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? यूपीएससी कई बार पूछ लेता है इसको, बस इतना जरूरी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट जारी करते हैं वो काफी जरूरी हो जाता है। इसमें भारत की विकास दर अनुमानित की गई है वर्ष 2023 के लिए 6.3 और 2024 के लिए भी 6.3। याद करना आसान है। इसके बाद फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट आई है जो हर साल मतलब एक तो आती है नवंबर में, एक साल के मिड में आती है जून जुलाई में। तो मुकेश अंबानी टॉप पर है इसमें, गौतम अडानी एक बार फिर से सेकंड पर आ गए फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 की रिच लिस्ट में। और भारतीय महिलाओं की सूची में टॉप पर है सावित्री जिंदल ग्रुप से, और सेकंड फिर रेखा झुनझुनवाला। उसके बाद एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची आई थी, इसमें परोपकारी पूंजीपतियों की सूची आती है, सबसे ज्यादा दान जो करते हैं। तो शिव नाडर हमेशा टॉप पर रहते हैं इसमें, सेकंड पर अजीम प्रेम जी हैं। 2023 में विश्व के शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर कौन से हैं? तो हेनले एंड पार्टनर्स ने बताया कि सबसे रिच सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है, फिर टोक्यो है और फिर द बे एरिया है, द खाड़ी क्षेत्र। और विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची आई है, तो इसमें टॉप पर रखा गया है अजय बंगा को। ठीक है, ये इंडिया के नहीं है, ये मास्टर कार्ड से जुड़े हुए थे, अब वर्ल्ड बैंक के कह सकते हैं हेड बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक के हेड अजय पाल सिंह बंगा, और ये अमेरिकन सिटीजन है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भाविश अग्रवाल, राजीव जेसा, गीता अय्यर, उसके बाद ये जिगा शाह, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा, अमित कुमार सिन्हा, ये इनका हमने सूची दे रखी है। इसमें टॉप ही ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा जो है ये टॉप पर रखे गए हैं। अच्छा, एक चीज और है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनको इस बार टाइम के कवर पेज पे दिखाया गया था। टाइम के कवर पेज पे आना अपने आप में बड़ी बात है। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे दिखाया नवंबर के एडिशन में शेख हसीना को, और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होने के साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है ये। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, ये एक बार साल के मिड में आता है और एक बार साल के एंड में। तो मार्च 2022 से लेकर फेब 2023 के डेटा पर आधारित है ये, तो एकदम लेटेस्ट हम लोग कह सकते हैं। कुल अंडा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस स्टेट का है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में अभी बीच में आपने सुना था राजस्थान आ गया था इन्हीं के स्टैटिस्टिक्स में साल के मिड में, लेकिन अब राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर से टॉप पर आ गया है। पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 15.72% है। इसके बाद राजस्थान है जस्ट पीछे, और फिर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कितने नंबर पर है? एमपीपीसीएस वाले ध्यान रखिएगा। एमपीपीसीएस पर इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि नियरेस्ट एग्जाम यही है, बाकी कोई ऐसा खास लगाव नहीं है। सभी स्टेट पीसीएस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स में दूध, अंडे का और मीट का ज्यादातर बताते हैं, मीट का इस बार नहीं बताया है। टॉप पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में टॉप पर है, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल में ये है। एल नीनो एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न टिल अप्रैल 2024। एल नीनो जो प्रभावित करता है ग्लोबल वेदर को, ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक प्रभावित करता रहेगा। इसमें कहा गया कि एल नीनो इफेक्ट से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमको हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स और ड्रॉट और भी आगे देखने को मिल सकती हैं। इसमें कहा गया कि वार्मर देन नॉर्मल विंटर सीजन होगा इस बार इंडिया का, और स्टॉर्मियर देन नॉर्मल प्री मानसून सीजन होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। और इस बार ये भी कहा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून इस साल का औसत से कम वर्षा लाया था भारत के लिए। हालांकि 2024 में साउथ वेस्ट मानसून पर, भारत के साउथ वेस्ट मानसून पर एल नीनो का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है, और इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। बागवानी फसलों का ये डेटा आया था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। तो न्यूनतम वृद्धि या फिर कह सकते हैं नॉमिनल ग्रोथ यहाँ पर हुई है थोड़ी सी 2021-22 की तुलना में 22-23 में। सब्जियों के उत्पादन जो है थोड़ा सा, सब्जियों का उत्पादन भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। वृक्षारोपण फसल यानी प्लांटेशन क्रॉप्स का उत्पादन भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। तो थोड़ी थोड़ी नॉमिनल वृद्धि हुई है यहाँ पर, 1-2% की ज्यादा नहीं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्यादा कोई डेटा है नहीं इसमें याद करने वाला। ये आखिरी आंकड़े जो आते हैं फाइनल एस्टिमेट, 4 बार आंकड़े आते हैं ये आपके प्रमुख फसलों के उत्पादन के, 1, 2, 3, 4 हर 3 महीने में आते हैं। तो ये लास्ट वाला है नवंबर में जो आया है 2022-23 में फाइनल एस्टिमेट प्रोडक्शन का जो है, इसमें खाद्यान्नों का बस एक बार जरूर देख लिया करिए क्योंकि यही आता है। तो खाद्यान्नों का यानी फूड ग्रेन्स का कितना रहा है टोटल? 3296.87 लाख टन। बाकी सबका मेरे हिसाब से याद रखना जरूरी आपको नहीं है, लेकिन हमने लिख के दे दिया है फॉर रेफरेंस की सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है। तो जैसे टोटल फूड ग्रेन है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका आप देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा राइस और वीट का ही है।
सिंपल आप देख सकते हैं इसमें।